हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे क्लास 10th में और आप वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। साइंस यानी कि विज्ञान चैप्टर से आप बढ़िया से आप बिल्कुल विदाउट स्किप कंप्लीट वीडियो को देखिए। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना। हम बताए थे अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एक का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 डिग्री आपतन कोण तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, आपतन कोण का मान जितना रहेगा परावर्तन कोण सदैव उतना ही रहेगा, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भरे बिल्कुल आप सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणें दर्पण के समांतर के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ये हम दर्पण वाला आपको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत ही जल्दी हम ये वन शॉट लेने यानी कि वन शॉट लेकर आ रहे हैं वीडियो, या फिर आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सही आंसर क्या होगा, उस बिंदु को कहते हैं फोकस कहते हैं। याद रखिए मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वो करता त्रिज्या का मान यानी कि r बराबर 54 cm है, r बराबर 54 cm है, तो यहाँ पर आपको पता करना फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आप निकाल के बताइए f बराबर कितना होगा। थोड़ा आपको पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। हम लोग पढ़ चुके हैं r बराबर होता है 2f। जी हाँ, r बराबर होता है 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब r के जगह हम लोग मान रख देंगे 54/2, जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27। जितने बच्चों ने 27 सेम दिए बिल्कुल आप सही जवाब दे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बिना लेट के, क्योंकि हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं तो बिल्कुल ज़्यादा लेट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए हम लोग कहाँ पर रखेंगे, तो वो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने चुने, जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर ये आपको दर्पण में स्थिति कहाँ पर रखेंगे तब कहाँ चित्र बनेगा, ये आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आप छूटने नहीं देंगे आपको। तो बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। अवतल दर्पण कहाँ लगाते हैं, गाड़ी के साइड में लगाते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में चेहरा देखने के लिए, फिर सूक्ष्मदर्शी में। जल्दी से बता दीजिए। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपको भर देना है। तो बच्चा बच्चा को पता है अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। जी हाँ, गाड़ी का जो हेडलाइट होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। पता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाता है विचलित हो जाना कौन सी घटना है। प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका आपको पढ़ाया गया था कि प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाते हैं वो विचलन हो जाते हैं, अभिलंब से कभी दूर हो जाते हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। आपको बताया गया था कि जब सरल एक होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगा प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन जब सघन से, जी हाँ, सघन से जब विरल की ओर आएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। आपको ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछा है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने की घटना को बताना है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर
7 आ जाइए और 7 पढ़िए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, यानी कि कौन से पदार्थ में प्रकाश सबसे तेज से दौड़ेगा, सबसे तेज से भागेगा, कौन सा माध्यम आपको बताना है। वो बर्फ है, केरोसिन है, वायु है, हीरा है। आपको पता होगा जहाँ निर्वात होते हैं सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होते हैं निर्वात में, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होते हैं। उसके बाद कहाँ होगा, वायु में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा है तो उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इससे रिलेटेड हम बता दिए आपको, सिंपल बीम पे क्लिक कर देना, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या है, लेंस की क्षमता का असहाय मात्रक। जी हाँ, लेंस की क्षमता का कितने मरतबा हम ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव क्लास में एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए। लेंस की क्षमता का असहाय मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर, किलोमीटर, मिलीमीटर क्या होता है। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में, इतना लेट कैसे कर रहे हैं, जल्दी से आपको बता देना है, क्योंकि आप ना जाने कितने टाइम्स पढ़ चुके हैं ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको क्लिक कर देना, डायप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्र डायप्टर होता है सर, बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। नॉमरिकल सवाल पूछा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग एम यानी कि आवर्धन पता करने वाला, एम बराबर भी बाय यू अगर हम लोग पता करेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दृष्टिपटल, स्वच्छ मंजल, परितारिका, पुतली। 4 विकल्प है, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बताएं। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल अभी तक आंसर दे दिया। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल में। जी हाँ, दृष्टिपटल इज द राइट आंसर, दृष्टिपटल इज द राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिपटल का दूसरा नाम क्या, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। रेटिना, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, रेटिना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर करते हैं। सबसे पहले समझिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। नजदीक के वस्तु को साफ साफ देख पाना और दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाना, ये तो निकट दृष्टि दोष है। इसका उपचार करने के लिए उत्तल लेंस लगाएं कि अवतल लेंस, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताएं। इतना लेट कैसे हो पा रहा है। बिल्कुल आपको अच्छे से रिवाइज करना है, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे तब जा करके आप टाइम से पहले जवाब दे पाएंगे। तो जितने बच्चे अवतल दर्पण चुने, यानी कि अवतल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, अवतल लेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिए। तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जितने बच्चे ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। दीर्घ के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल और जरा दूर क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, द्विफोकस यानी बायोफोकस लेंस। आई होप कि आप समझ गए हैं और आप पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु। जी हाँ, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जैसे पूछेंगे अनंत पर मारना है, बिल्कुल आपको पता होगा। नजदीक के यानी कि अगर बोलता है अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं, तब हो जाता है 25 cm। यहाँ पर बोला है दूर बिंदु। जी हाँ, दूर बिंदु के लिए अनंत हो जाएगा। बिना लेट के आपको आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलता है। जी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए, यानी कि खराब ना हो इससे बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो बच्चा वाला सवाल, और बच्चा को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं चिप्स। तो चिप्स के थैली यानी कि चिप्स के बैग आप देखे होंगे, उसके पैकेट में हवा भरा रहता है। तो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस रहता है जिस कारण से वो तरोताज़ा बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। कितने बच्चों ने नाइट्रोजन पे लॉक किया ऑप्शन नंबर बी को। जितने बच्चे ने लॉक किया बिल्कुल आप सही जवाब दिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। बिना लेट के आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। इससे पहले आप बता दीजिए सबसे पहले किस धातु में जंग लगते हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सर लोहा में लगते हैं, आयरन, बिल्कुल बिल्कुल एफई में सबसे जल्दी जंग लगते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि लोहा में तो जंग लगते हैं, तो कौन सा विक्रिया है जंग लगना, वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। लोहा में जंग लगता है जब कोई चीज़ जुड़ता है, तो जुड़ने वाला कौन सी विक्रिया में होता है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दें। 17 पे आ जाइए, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन का अर्थ होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। हम कितने मर्तबा ना जाने इससे रिलेटेड रिएक्शन लेकर आए और आपको क्लास में पढ़ाया गया है। आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स आपको बता देना चाहिए किसका उपचयन हो रहा है। जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसका अपचयन होता है। उसका क्या होता है, अपचयन होता है। और जिस पर ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका उपचयन होता है। तो हम लोग को यहाँ पर जो दो चीज़ ध्यान देना है ना, उपचयन और अपचयन। यहाँ पर ZnO कार्बन से रिएक्शन है तो ZnCO हो गया। तो जिंक आप देख रहे हैं, जिंक यहाँ पर अलग हो गया, तो जिंक से ऑक्सीजन हट गया तो इसका अपचयन हो रहा है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन अकेले था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा, कार्बन का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर चुनना है, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन संतुलित है। जी हाँ, आपको बताना है कौन बैलेंस है। बाईं और दाईं ओर हम लोग मिलाएंगे। सबसे पहले सिल्वर देखिए, एजी यहाँ पर एक है, एजी एक है, ओके। एन यहाँ पर देखिए एक है, आप एन देख सकते हैं, इसमें एन कितना है, एक है। यहाँ भी एन कितना है, आप देख सकते हैं एन कितना है, एक है, बिल्कुल सही। एन O3 देखिए, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है। आप देख रहे हैं ना, आप समीकरण थोड़ा अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए Na कितना है, एक है, यहाँ भी Na एक है। Cl कितना है, एक है, तो यहाँ भी Cl, यानी कि दोनों साइड दाईं और बाईं और दोनों के बैलेंस है। तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संतुलित समीकरण का यही उदाहरण है। हम लोग को आगे बढ़ने का जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जी हाँ, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या मिलता है। बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं, हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर, जितने बच्चों ने जी हाँ ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। जी हाँ, दिए गए पदार्थ में रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। जी हाँ, कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिए गए, जी हाँ, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से ही आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो देखते कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिए। रंगीय सूचक हम पढ़ाए ना, हम लोग का जो पीएच स्केल होता है। जी हाँ, आपको पीएच स्केल पढ़ाया गया है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको पढ़ाया गया। पीएच स्केल का प्रास कितना होता है, 0 से लेकर 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है। 7 से कम होने पर अम्ल, 7 से ज़्यादा होने पर क्षार होते हैं, और 7 केवल होने पर उदासीन होते हैं। आपको यहाँ पर रंग के द्वारा कौन बताते हैं, लिटमस पत्र बताते हैं। आपको बिल्कुल आसानी से जवाब दे देना, लिटमस। जो लाल को, जी हाँ, लाल को अगर नीला कर रहा है, कोई लाल है और इसको नीला कर रहा है, लाल को नीला करेगा तो हो जाएगा क्षार हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट बताया गया, अगर नीला को लाल करेगा उल्टा हो जाएगा तब अम्ल होता है। ये सब आपको पढ़ाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर साहब किस लवण का प्रयोग करते हैं, जल्दी से आपको आंसर बता देना है। सर जी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो उपयोग करते हैं। सर जी आप बता दीजिए, यहाँ पर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको नाम पता है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताना है। फॉर्मूला दिया हो तो देखते हैं कितने बच्चों को बिल्कुल फॉर्मूला भी पता है। सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर जाना चाहते हैं, तो CaSO4 1/2 H2 हो जाएगा। CaSO4 1/2 H2। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर पर देखिए क्या सवाल पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, वही क्वेश्चन आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो क्या हो जाएगा, CaSO4 1/2 H2O हो जाएगा। थोड़ा आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक उपयोग होता है खिलौना बनाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए। तीसरा उपयोग आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है, तीसरा उपयोग क्या है, जल्दी से बता दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तीसरा उपयोग क्या है, हड्डी को जोड़ने के लिए। जी हाँ, हड्डी को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 23 पे आ जाए बिना लेट के, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रहा है। जी हाँ, दिया गया समीकरण में आपको बता देना है कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जुड़ गया ना, जल बन गया, तो संयोजन अभिक्रिया। जुड़ने वाला अभिक्रिया को सिंपल याद रखना, संयोजन अभिक्रिया। आपको बिल्कुल आसान से ही जवाब देना है, आसानी से ही जवाब देना है। खट्टे फल में सामान्यतः कौन से अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक, सिट्रिक। 2 ऑप्शन देते हैं, 2 विकल्प आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता देना। लैक्टिक, ऑक्सेलिक तो होगा नहीं। लैक्टिक क्या हो जाएगा, दही में पाए जाते हैं। ऑक्सेलिक टमाटर में हो गया है ना, पालक में। आपको एसिटिक और सिट्रिक में दिमाग लगाना है। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं। सर जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें, चलिए लॉक कर देते हैं, देखते हैं आंसर चेक करते हैं। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया, बिल्कुल खट्टे फलों में सामान्यतः सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। 25 देखिए, कौन विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आप बच्चे को ये जादू दिखा सकते हैं घर में, घर बैठे, है ना। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पिछले क्लास में ना जाने कितने मरतबा हम पूछ चुके हैं। कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर सवाल क्या है, कोई विलियन है। जी हाँ, कोई विलियन है जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देगा उस अभिक्रिया का नाम क्या है, जो नीला को लाल करेगा हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने, जो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, याद रखिए यहाँ पर नाम नहीं दिया है, यहाँ पर पीएच
वैल्यू दिया है तो आपको पीएच वैल्यू पता होना चाहिए। अम्ल का पीएच वैल्यू होता है 7 से कम, जी हाँ 7 से कम। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 11 7 से ज़्यादा है, क्षार हो गया। 7 से ज़्यादा, ये भी क्षार हो गया। 7 से कम है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आंख बंद करके जवाब दे देना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई विलियन नीले को लाल करे, इसका मतलब पीएच वैल्यू उसका 7 से कम है, तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। अमीबा अपने किस अंग के द्वारा भोजन का पाचन करते हैं? अमीबा पता है एक कोशिक जीव है, एक ही कोशिका से सभी काम कर लेते हैं। कुटपाथ से खाते हैं, पचाते हैं खाद्य रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर देखिए, पाचन क्रिया में अमाशय में, जी हाँ, प्रोटीन का पाचन करता है कहाँ से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। तो इसका सही आंसर बिना लेट के बताते हैं पेप्सिन। सभी बच्चे बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो अमरबेल नहीं होगा, कवक नहीं होगा, आम नहीं होगा, अमीबा इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं लास्ट वन क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जी हाँ, मानव हृदय में आपको जल्दी से बता देना मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखते हैं कितने बच्चा को पता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 1 2 3 4। मानव हृदय यानी कि आपके हृदय में, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपके हृदय के बात यह है, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। आपके हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं जी, जल्दी से बता दीजिए। जितने बच्चों ने, जी हाँ 30 का ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, 4 कोष्ठक होते हैं सर, बिल्कुल सही जवाब दें। थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक? 3 कोष्ठक होते हैं। मछली कहाँ से सांस लेते हैं? जल्दी जल्दी आपको कमेंट्स करना है, जल्दी जल्दी आपको कमेंट बॉक्स बताना है, तब ना हम समझ पाएंगे आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मछली कहाँ से सांस लेते हैं? गिल्स यानी कि गलफड़ से सांस लेते हैं। आई होप कि आप 30 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। तो इसी प्रकार आप पढ़िए, तब जाकर के आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 नंबर लेकर आना है। और जितने बच्चे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, बिल्कुल आपको 30 में 30 आएगा ही आएगा, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, रिवाइज चीज़ों को करते हैं, हर सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ते हैं। तो चलिए, टाइम कम है और बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करना है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।